पर आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करेंगे हरीश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले आपका। वशिष्ठ जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि पिछला जो हिस्सा रहा उसमें काम नहीं हो सका, प्रश्नकाल तक नहीं हो सका कोरोना की वजह से, इस कार्यवाही से, सदन के इस हिस्से से अब क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? नमस्कार। कोरोना की वजह से, जैसे आपने कहा, पिछला सत्र है वो सरकार को छोड़ना पड़ा जी, और ये उसका कंटिन्यूएशन है, उसी का दूसरा भाग। ये जो आज से सत्र शुरू हुआ है दोपहर 2 बजे से, ये उसका कंटिन्यूएशन है। और ये सत्र इस वजह से महत्वपूर्ण है कि जो केंद्र सरकार है वो 3 जो कृषि बिल लेकर आई है, उसके बाद ये पहला सत्र है जी। और पड़ोसी राज्य पंजाब ने उन बिलों के विरोध में अपने 3 बिल हैं वो पारित कर दिए हैं। हरियाणा में भी किसान आंदोलन चल रहा है। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है और जो मेन हाईवेज हैं उनको रोका हुआ है जी। तो ऐसे उस परिदृश्य के अंदर ये सत्र हो रहा है और इसमें निश्चित तौर पर जो अपोजिशन है उनके पास एक बड़ा हथियार है, वो जो केंद्र सरकार के कृषि बिल हैं वो हैं। और उसमें एक बड़ा जो रोचक बात यह है कि INLD, जो इनेलो हिंदी में जो जिसे कहते हैं, उस पार्टी के जो नेता हैं अभय चौटाला, वो अपने प्राइवेट बिल्स हैं वो लेकर आए हैं और वो तीनों बिल हैं वो केंद्र सरकार के बिलों के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। और उसमें उन्होंने लगभग वही बातें कही हैं जो पंजाब विधानसभा ने जो बिल पारित किए हैं वो उनके अंदर है। और उसमें सबसे बड़ी जो केंद्र की जो खामी है, केंद्र के जो बिलों की खामी है, वो है कि जो फसलें हैं उनका जो MSP है उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया। ये 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर ये पूरे देश के लिए जो अनाज है वो उपलब्ध करवाते हैं, तो वहाँ जो सरकारी खरीद है वो सबसे ज़्यादा है और उसमें MSP बहुत बड़ा मुद्दा है जी। लेकिन इसी MSP पे जो CM खट्टर है, उन्होंने ये बात की थी कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर किसानों को MSP नहीं मिलेगा। ये उन्होंने बयान दिया था और ये वादा एक तरह से किसानों के साथ किया था। अब उसी वो जो बड़ौदा जो उपचुनाव था उसके अंदर जब खट्टर साहब की एक सभा थी तो उसमें उन्होंने बड़े जोश के अंदर कहा भी अब अगर MSP किसानों को नहीं मिला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके ठीक उसी दिन उनके इस बयान के जवाब में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि खट्टर साहब ये कहते हैं कि MSP नहीं मिला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहते केंद्र सरकार जो उनकी भाजपा सरकार है उसके जो 3 बिल हैं उसमें कहीं वो MSP लिखा हुआ दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा जी। तो ये केवल तो ये कहने से है, क्या किसानों को सिर्फ एक छलावा की तरह इस्तेमाल किया गया है, या CM खट्टर जिनकी जो छवि है काफी साफ मानी जाती है वो इस तरह का बयान देते हैं तो किसान के लिए ये छलावा है? देखिए, उसमें किसान हैं अभी तक केंद्र सरकार के जो बिल हैं, हालांकि वो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और जो केंद्र के अन्य बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी कह चुके हैं कि भी कहीं भी MSP को वापस लेने की बात नहीं कही गई है। लेकिन किसान अभी तक उस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, खासकर पंजाब और हरियाणा का किसान, इसीलिए आंदोलन है। मतलब तो वो खट्टर साहब हैं, उनके केवल इतना कह देने से किसान विश्वास नहीं कर लेंगे कि अगर MSP नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके लिए आपको धरातल पर कुछ करना होगा और अगर कहीं सरकार और किसानों की जो बातचीत है उसके अंदर ये सहमति बनती है कि उन बिलों के अंदर है MSP को शामिल कर लिया जाए तो किसान विश्वास करेंगे। केवल इतना कह देने से कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, किसान विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो इससे जो CM खट्टर है उनकी छवि में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हो रहा है, ये यहाँ पर मानेंगे आप?
देखो, राजनीति के अंदर ये इस तरह की जो जुमलेबाजी है, जो मार्केबाजी है, वो चलती रहती है। और इसमें जो खुद सीएम खट्टर है वो भी अब माहिर दिखने लगे हैं। और सीएम खट्टर है वो पिछले 6 साल के अंदर है, वो भी अन्य जो परिपक्व नेता हैं उनकी तरह उसमें पारंगत हो चुके हैं और उन्हें भी उस तरह की जुमलेबाजी है, मार्केबाजी है, वो करने में कहीं कोई संकोच नहीं है। और अब तो 6 साल के अनुभव ने उन्हें इस स्तर पर ला दिया है कि वो जो कहीं थोड़ा सा दबे सहमे से शुरू के अपने कार्यकाल में 2.5 साल में रहा करते थे, वो अब खुलकर खेलने लगे हैं और छक्के भी लगाने लगे हैं। जी वशिष्ठ जी, खट्टर साहब के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अब वो राजनीति में बयानबाजी करना काफ़ी अच्छे तरीके से जान गए हैं। आज की कार्यवाही पर दोबारा लौटूंगी। भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा है वो किरण चौधरी ने उठाया है आज सदन की कार्यवाही के दौरान, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हरियाणा क्योंकि मूलतः कृषि प्रधान राज्य है जी, और इसमें कृषि से संबंधित, जमीन से संबंधित जो मुद्दे हैं वो हमेशा भावनात्मक रहे हैं। और उसमें एक बड़ा मुद्दा, जैसे ये अभी हमने चर्चा की कि कृषि के जो बिल हैं वो बड़ा मुद्दा है, उसी तरह से किसान के लिए जो अपनी जमीन है वो उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यारी है, मतलब, और उससे उसे अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार का जो बिल है वो भूमि अधिग्रहण को लेकर, जो मोदी सरकार है उनके पहले कार्यकाल के अंदर है पास हुआ, तो उसमें उसको लेकर भी किसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो इसीलिए ये जो भूमि अधिग्रहण जो बिल को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर किरण चौधरी है वो बात करती हैं, वो उनका जो सेगमेंट है, जो उनका वोटर है, उसको कहीं ना कहीं संतुष्ट करने के लिए है। वो बात बार बार है विधानसभा में भी कही गई है और मुझे लगता है कि बाहर जब पब्लिक रैलीज होंगी, जनसभाएं होंगी, उनमें भी कही जाएगी। लेकिन हरीश जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हरियाणा कांग्रेस, इनेलो की तरफ से इस तरह की बात आती है कि हरियाणा में भी एक पैरेलल ऐसा कानून बनाना चाहिए जैसे कि पंजाब विधानसभा से पास हुआ है किसानों के लिए, लेकिन हरियाणा में वही कांग्रेस बिलों की मांग को लेकर खामोश क्यों दिख रही है? देखिए, जो मुझे जो इसमें लगता है भी, वो अभी 3 तारीख को, 2 दिन पहले, वो बड़ौदा है उसका बाई इलेक्शन है, वो उसकी वोटिंग हुई है जी। उसको 10 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा जी। तो वो अभी तक तो वो जो पार्टी है, कांग्रेस है, वो उस सब से बाहर नहीं आ पाई है। उसे थकान कह लें या जिस तरह का वो बड़ा सख्त कैंपेन था, तो उसमें अभी तक तो उनकी, मुझे लगता है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो विधानसभा का जो सत्र है उसकी तैयारी है वो कैसे की जाए। ये लगभग बड़ौदा जो बाई इलेक्शन है ये पिछले 1 महीने से तो कैंपेन ही चल रहा है और 3 महीने से उसके लिए जो सभी नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो उसमें लगे हुए थे। और खासकर जो कांग्रेस के जो एमएलए हैं हरियाणा के अंदर है, उनमें से ज्यादातर है वो हुड्डा ग्रुप के हैं। इस समय हरियाणा में कांग्रेस का अर्थ हुड्डा ही है। तो वो जो हुड्डा के जो साथ वाले एमएलए हैं वो सबके सब चुनाव के अंदर लगे हुए थे। तो मुझे लगता है अभी तक तो उन्होंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। भाई पंजाब ने अगर बिल पास कर दिए हैं तो इसके लिए हम भी हरियाणा के अंदर है कोई आवाज उठाएं। बयानबाजी जरूर हुई है, लेकिन उसके लिए ठोस विधानसभा में कोई आप अपने बिल लेके आए, जैसे अभय चौटाला लेके आए, अब वैसा कुछ भी नहीं हो पाया जी। मात्र 2 दिनों की सदन की कार्यवाही चलनी है और ऐसे में चलिए, जो हुड्डा गुट है वो बड़ौदा उपचुनाव के प्रचार प्रसार में लगा रहा, लेकिन जो दूसरा गुट है जो अपना दावा लगातार पार्टी पर ठोकता रहता है, वो गुट क्या हाथ खड़े कर चुका है, ये दर्शाता है? उसमें जो हरियाणा कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, वो इस बार चुनाव हार गए विधानसभा का। वो इस विधानसभा के अंदर नहीं है। वो बहुत एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और सरकार के लिए हमेशा पिछले उस कार्यकाल में जब भी वो सदन में आए मुश्किल खड़ी करते रहे, मतलब। लेकिन उनको पार्टी ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी है वो दे दी। तो वो तो विधानसभा की तैयारी, विधानसभा के लिए या पार्टी के लिए राज्य में क्या तैयारी करते,
वो तो उस बड़ौदा जो उपचुनाव है उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर पाए। और शायद मुझे लगता है पूरी कांग्रेस की जो स्थिति है वो इस वाले मामले में वो बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित, जो हम कहते हैं कंफ्यूज है, वैसी रही। मतलब तो इस कारण है वो इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ध्यान किसी ने भी दिया होगा नेता ने, ऐसा मुझे नहीं लगता है। या ये जो पूरा परिदृश्य अगर गौर से देखें तो क्या आप ये मानेंगे कि जो कांग्रेस का पूरा फोकस है, अटेंशन ऑफ वर्किंग है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव संबंधी घटनाओं को लेकर पार्टी पर किसका दबदबा बना रहेगा, पार्टी पर किसकी कमान स्थापित होगी, इस पर ज्यादा फोकस रहा है, ना कि बतौर विपक्षी दल जो भूमिका होती है उसे कैसे निभाया जाए, इस पर फोकस है? हरियाणा में तो स्थिति लगभग ऐसी ही है। और वो पार्टी की बजाय अगर आप कहें कि अपने अपने जो गुट हैं, जो पार्टी के जो गुट हैं, उन पे फोकस रहा। और जैसे उसमें एक तीसरा जो हरियाणा के अंदर है वो जो ग्रुप है वो जो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष हैं शैलजा, वो उनका भी ग्रुप है, वो इन दोनों से अलग है। लेकिन वो भी कहीं कोई इन सब के ऊपर फोकस कर पा रही होंगी, वो वैसा नहीं। वो बड़ौदा जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर भी वो गए, मतलब है, लेकिन वो बाद के जो दिन थे उसमें वो इलेक्शन छोड़कर है वो दिल्ली चले गए। मतलब तो वो मुझे नहीं लगता है भी ये कांग्रेस के जो अलग अलग गुट हैं वो कहीं आपस में मिलके बैठते भी होंगे और बैठने के बाद कहीं कोई रणनीति तैयार करते होंगे सरकार को घेरने के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो यानी जो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, बीजेपी जेजेपी के विपक्ष की खुली चुनौती ऐसी कोई है नहीं जो बड़ी चुनौती जिसका उसे सामना करना पड़े, वो फायदे में है। हाँ, अभी तक तो वो ऐसा नहीं लगता है कि जो खट्टर 2 है, इनका 1 साल जो बीता है, कुछ तो उसमें 8 महीने कोरोना में भी बीत गए, तो वो कहीं उनके सामने विपक्ष है। और विपक्ष में भी कौन है, अब तो कांग्रेस ही विपक्ष है, क्योंकि इनेलो है, उनके केवल एक विधायक हैं जो अभय चौटाला हैं, तो वो अकेले विधायक तो क्या बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएंगे। तो जो कांग्रेस जो चुनौती खड़ी कर सकती थी वो विभाजित है। तो ऐसे में कोई खट्टर सरकार के सामने विधानसभा में या विधानसभा के बाहर कोई सड़कों के ऊपर कोई चुनौती खड़ी होगी, अभी फिलहाल वैसा दिखाई नहीं देता। जी, एक जो आज की कार्रवाई में जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को छूट दी जाएगी, और इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई जो हरियाणा का युवा है उसे रोजगार को लेकर सरकार एक पूरी तरह से एक गारंटी देने की कोशिश में दिख रही है, नौकरियों की गारंटी? देखिए, वो एक हरियाणा में एक बड़ा जो मुद्दा हमेशा रहा, और वो मुद्दा ये रहा कि नौकरियों में बंदर बांट है वो चलती रही। जी, करप्शन काफी वो उसके अंदर है, वो भाई भतीजा बात था, उसमें भ्रष्टाचार था। और हरियाणा के एक पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो इसी में वो जो टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट थी उस वाले मामले में 10 साल की सजा दिल्ली के अंदर है वो काट रहे हैं। जी। तो ऐसे में ये एक बड़ा जो इमोशनल जो इशू है वो हरियाणा में रहता है। जी। और जो खट्टर सरकार है उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें इन्होंने उस जो एक स्टिग्मा है जो सरकार के ऊपर हमेशा लगा रहा उसको बदलने की कोशिश की, और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे। तो ये इस समय जो विधानसभा में आज वो जब ये नौकरियों की बात करते हैं तो ये उसी की एक अगली कड़ी है। और मुझे लगता है क्योंकि सरकार की जो छवि है वो इस मुद्दे ने बदली है। जो जींद उपचुनाव हुआ था उससे थोड़ा पहले है क्लास डी और क्लास सी की जो भर्ती हुई थी उसमें काफी बड़ा तबका जो हरियाणा के नौजवानों का है उन जिन्हें नौकरी मिली, उन्होंने गांव-गांव ये प्रचार किया। अभी हमारा कोई जुगाड़ नहीं था, हरियाणा में ये शब्द बड़ा चलता है, भाई वो जुगाड़ क्या है नौकरी के लिए। तो उन्होंने कहा हमारा जुगाड़ नहीं था, उसके बाद भी हमें नौकरी मिली, तो अब लगता है कि नौकरी हर एक को मिल सकती है। तो ऐसे में ये उपलब्धि कहेंगे बीजेपी? हाँ, ये उपलब्धि है। और खट्टर सरकार अपनी इस छवि को
और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और आज का जो विधानसभा में जो उनका ये कहना है, ये उसी का एक भाग है कि जो आर्थिक रूप से वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको प्राथमिकता नौकरियों में दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस और होमगार्ड को 5 साल की छूट का भी ऐलान किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक जानकारी आज कार्रवाई के दौरान ये दी है शिक्षा मंत्री ने कि बिलासपुर और यमुनानगर में विधि महाविद्यालय नहीं खोला जाएगा। ये वहां के लोगों के लिए कितनी बड़ी मायूसी आप समझते हैं? बिलासपुर और यमुनानगर में कानून महाविद्यालय, जो बिलासपुर क्षेत्र है यमुनानगर जिले का, वो आज भी बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर है, वो उस क्षेत्र से लगातार वो विधायक बनते आ रहे हैं और पिछले जो खट्टर सरकार के जो पहले कार्यकाल के अंदर है वो विधानसभा अध्यक्ष भी थे। तो आज भी वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं है। तो एक लंबे समय से उस क्षेत्र में ये मांग चल रही थी कि वहाँ पे एक लॉ कॉलेज है वो शुरू किया जाए। मतलब तो निश्चित तौर पर अगर सरकार में भी, मतलब जब शिक्षा मंत्री आपके अपने इलाके का है, अपने जिले का है, वो ये कहता है भी वहाँ लॉ अभी कॉलेज है वो नहीं खोलेंगे, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक मायूसी है, उसका कारण है वो बनेगा। विपक्ष एक और मुद्दे पर, जो कि बड़ा मुद्दा कह सकते हैं हरियाणा के लिए, है अपराध का जो ग्राफ प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक राष्ट्रीय आंकड़ा सामने आया है, उसके अनुसार इस पर भी घेरने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। हाँ, सरकार निश्चित तौर पर है इस मुद्दे पर वहाँ मुश्किल में रहेगी विधानसभा में। उसका कारण है अभी एक उसमें बल्लभगढ़ के अंदर है निकिता कांड हुआ जी, जिसमें एक 20 साल की लड़की को उसके कॉलेज के बाहर मार दिया गया। मतलब और वो लव जिहाद का नाम दिया गया, किसी ने उसको वो किसी धर्म के साथ वो जोड़ दिया। तो वो वहाँ उसमें महापंचायत हुई, महापंचायत पे भी क्योंकि लोग गुस्से के अंदर थे तो वहाँ उस पे लाठीचार्ज हुआ। और उसके साथ ही सोनीपत में अभी वो नया एक मुद्दा आया कि सोनीपत में जो 2 दलित लड़कियां हैं उनको पुलिस वालों की हत्या, 2 पुलिस वालों की बुटाना में हत्या हुई, उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। और उसमें उनके साथ एक जो नाबालिग लड़की थी उसके साथ रेप किया गया, और जो दूसरी जो उसकी बहन थी, कजन सिस्टर थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और वो पुलिस वालों ने की। और ये जो कंप्लेंट थी वो गैंग रेप की कंप्लेंट थी। और कल वो मामला हाई कोर्ट के अंदर आया और हाई कोर्ट ने उसमें नोटिस भी जारी किया। तो ये मुद्दे निश्चित तौर पर सरकार को विधानसभा में परेशान करेंगे और विपक्ष के हाथ में ये हथियार होगा। यहाँ पर विपक्ष की भूमिका पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि बड़ौदा में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया था, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उसी क्षेत्र में ये घटना हुई, जो घटना राष्ट्रीय स्तर का जो है वो अटेंशन पा चुकी है, लेकिन वहां पर चुनाव के दौरान इसे किसी तरह से छुआ नहीं गया, ना ही किसी ने इस पर बात की, जबकि मामला बहुत ही गंभीर है। और ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर ये मुद्दा नहीं बन पाया। वो हालांकि सरकार को परेशान करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास ये बड़ा मुद्दा हो सकता था। वहां उपचुनाव है और उस उपचुनाव के अंदर वहां की 2 बेटियां हैं, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की है। या तो सरकार उस सूचना को बाहर आने से रोक पाई, या फिर उसको किसी और कारण से छुआ नहीं गया। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है निश्चित तौर पर। क्या जाति व्यवस्था ऐसी है उस निर्वाचन क्षेत्र में जिसकी वजह से इसे जानबूझकर छुआ नहीं गया? देखिए, ये निश्चित तौर पर ये तो है कि वो जो क्षेत्र है वो जाट बहुल क्षेत्र है, बड़ौदा है, और उसमें आधे से ज्यादा जो मतदाता हैं वो जाट समुदाय से संबंधित हैं। तो ऐसे में वो एक हरियाणा और आसपास के अन्य जो राज्य हैं उनके अंदर भी एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और
जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उसमें दलित होंगे, उसके अंदर दूसरी जाति के जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होंगे वो होंगे, तो उनमें एक टेंशन है वो हमेशा बनी रहती है। मतलब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाट और दलित है, ये इसकी टकराव के पहले भी उदाहरण मिलते रहे। मिर्चपुर के अंदर है 2012 के अंदर है, ये एक बहुत बड़ा कांड हुआ, उसमें भी यही दो समुदाय है ये थे। तो हो सकता है कि इस मुद्दे को किसी रणनीति के तहत भी ना छुआ गया हो। हरीश जी, ये जो सत्र है इसके दौरान जो कुछ लंबित बिल हैं उनमें से प्राथमिकता किस बिलों की तरफ सरकार का दिख रहा है? देखिए, इसमें सरकार है वो 10 बिल है इसके अंदर लेकर आने वाली है, और उसमें जो सबसे बड़ा जो बिल है वो जो मुझे लगता है भी राइट टू रिकॉल बिल है जी। और वो बिल क्या है? वो बिल ये बिल है कि पंचायत में और जिला परिषद में जी, वो अगर जो पंच और सरपंच हैं उनके खिलाफ आधे से ज्यादा लोग साइन कर हस्ताक्षर कर एक एप्लीकेशन है वो दे देते हैं कि हमें अपना जो जनप्रतिनिधि है ब्रेक। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट। नमस्कार।